Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In this video, we will discuss the PYQs of breathing and exchange of gases. इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के. ऑलराइट, तो इसके साथ साथ जब हम PYQ डिस्कस करेंगे तो नेचुरली हम यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शन करेक्ट क्यों है, इनकरेक्ट क्यों है, इसका ये सही ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, इन सारे क्राइटेरियाज को समझते हुए डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? Which of the following statement is incorrect? तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है. करेक्ट सेंटेंस पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है. क्लियर? तो स्टेटमेंट पे, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे फोकस करना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या समझा रही है. Here incorrect is asked. इनकरेक्ट पूछा है. So option number 1, the residual air in lungs slightly decreases the efficiency of respiration in mammals. The presence of non-respiratory air sacs increases the efficiency of respiration in birds. In insects, circulating body fluids serve to distribute oxygen to tissues. The principle of counter current flow facilitates efficient respiration in gills of fishes. There are 4 options. तो इसमें से हमें incorrect जो है statement निकालना है. सबसे पहले the residual air in the lungs slightly decreases the efficiency of respiration in mammals. क्या जो residual air है वो decrease करती है respiration in mammals में? क्लियर? मतलब रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी को कम करती है. क्या ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? नो, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. बिकॉज क्या होता है कि जो एफिशिएंसी है ये डिक्रीज नहीं करती. अगर एक्चुअली देखें तो इससे रिलेटेड जो डेड स्पेस वॉल्यूम है वो डिक्रीज करता है, बट रिलेवेंट टॉपिक है तो यहाँ पे इसको तो हम करेक्ट मानेंगे. नेक्स्ट हम बात करते हैं द प्रेजेंस ऑफ नॉन रेस्पिरेटरी एयर सैक. क्लियर? बर्ड्स में एयर सैक्स होते हैं. दे इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन. नेचुरल सी बात है, ये बर्ड्स में एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ काउंटर करंट फ्लो. ऑप्शन 4 पे आते हैं. पहले 3rd को मैं एक बार छोड़ रही हूं. द प्रिंसिपल ऑफ काउंटर करंट फ्लो फैसिलिटेट्स एफिशिएंट रेस्पिरेशन इन गिल्स ऑफ फिशेस. बिल्कुल सही है. जो काउंटर करंट फ्लो है, काउंटर करंट का मतलब होता है ऑपोजिट फ्लो. क्लियर? जो ऑपोजिट फ्लो है लूप्स में वो फैसिलिटेट करता है एफिशिएंट रेस्पिरेशन इन गिल्स ऑफ फिशेस. बिल्कुल, वो फिशेस में गिल्स के रेस्पिरेशन में मदद करता है. सो द प्रिंसिपल ऑफ काउंटर करंट फ्लो फैसिलिटेट एफिशिएंट रेस्पिरेशन इन गिल्स ऑफ फिशेस. सो दिस इज करेक्ट, this is correct, this is correct. So what is the right answer for this? Incorrect is in insects the circulating body fluid serves to distribute oxygen to tissues. इनकी बॉडी में जो circulating body fluid है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑक्सीजन. क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है? ऑक्सीजन टू टिश्यूज. जब हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो दे हैव ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम. इनमें हार्ट होता है. हार्ट इनका ब्लड पंप करता है, बट यहाँ पे ब्लड वेसल्स में बेसिकली क्लोज सर्किट में फ्लो नहीं करता है. और यहाँ पे जो कैविटी होती है यहाँ पे ब्लड आ जाता है. यहाँ पे कैविटी में ब्लड आ जाता है. क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है बॉडी फ्लूइड से. ऐसा नहीं है. इंसेक्ट्स में ट्रैकियल सिस्टम होता है, ट्रैकिया होता है, स्पैरिकल्स होते हैं. तो ये दोनों मिलके बेसिकली ट्रैकियल सिस्टम में ही स्पैरिकल्स होते हैं और ये मिलके क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं बॉडी टिश्यूज को. तो दिस वन इज द इनकरेक्ट सेंटेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, The majority of carbon dioxide produced by body cells. किसकी बात की जा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जा रही है. Produced by body cells, जो बॉडी सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, is
ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स, वो लंग्स को ट्रांसपोर्ट की जाती है, डिजॉल्व इन द ब्लड एज बाइकार्बोनेट, एज कार्बोनेट्स अटैच टू हीमोग्लोबिन। तो इसके लिए आपको एक बात हमेशा पता होनी चाहिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाती है तो आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहला, 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होके चली जाती है, प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड फॉर्म में चली जाती है। क्लियर? 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है, 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट के साथ जाती है, ट्रांसपोर्ट होती है, एंड द रिमेनिंग 23% जो बची हुई 23% कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके जाती है। और जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके जाती है तो इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, आपसे क्या पूछा है, मेजॉरिटी मतलब सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड किससे ट्रांसपोर्ट होती है, तो हम यहां देख पा रहे हैं मेजॉरिटी 70% बाय कार्बोनेट के साथ। सो एज बाय कार्बोनेट, डिसॉल्व्ड इन ब्लड 7% है, एज कार्बोनेट मेंशन नहीं है, अटैच टू हीमोग्लोबिन 23% है। सो राइट इज एज बाइकार्बोनेट कितनी होती है, 70%। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बोमन्स ग्लैंड आर फाउंड इन, बोमन्स ग्लैंड कहां पे मिलता है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, कॉर्टिकल नेफ्रॉन ओनली, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। ऑलराइट, तो यहां पे बोमन्स ग्लैंड पूछा है, बोमन्स कैप्सूल नहीं है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। बोमन्स कैप्सूल एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, बट जब हम बोमन्स ग्लैंड की बात करते हैं, सो दिस बोमन ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज olfactory gland, it is also known as olfactory gland। क्लियर? सो सबसे पहला अगर ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे ऑल्फैक्टरी वर्ड कहाँ पे आ रहा है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। क्लियर? सो बोमन्स ग्लैंड आर फाउंड इन ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में डायरेक्ट आंसर है। क्लियर? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कान के साथ वाले रास्ते में नहीं है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं है, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में नहीं है। अब जो बोमन्स ग्लैंड है जिसको हम ऑल्फैक्टरी ग्लैंड भी बोलते हैं, इसका काम है म्यूकस सिक्रीट करना, इसका काम है म्यूकस सिक्रीट करना, और म्यूकस सिक्रीट करके ये पर्टिकुलर जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है उसको मॉइस्ट रखता है। क्लियर? तो इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है म्यूकस सिक्रीट करना, जिससे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो है वो मॉइस्ट रहे। ऑलराइट, नेक्स्ट, म्यूकस, COUS। ऑलराइट, म्यूकस सिक्रीट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बोमन्स ग्लैंड आर लोकेटेड इन, सेम क्वेश्चन है, अलग अलग साल में आया हुआ है। सो डायरेक्ट है इसका भी, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ नोज, या फिर यहाँ पे ये भी आ सकता है नेजल पैसेजेस या नेजल कैविटी। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन आए उस ऑप्शन से हमें यहाँ पे सही मानना है। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, एंटीरियर पिट्यूटरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, तो ये सारे ऑप्शंस नहीं है। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में बोमन्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और इसी को ही क्या बोलते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया था, ऑल्फैक्टरी ग्लैंड बोलते हैं, जो म्यूकस सिक्रीट करता है, और ये म्यूकस सिक्रीट करके जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है इसको मॉइस्ट रखता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग, लंग की वाइटल कैपेसिटी क्या होती है। ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ आपको प्रॉपरली पता होनी चाहिए। क्लियर? TV, IRV, ERV, RV, IC एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए। सो व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी, जिसको VC भी बोला जाता है। ऑलराइट, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी
मतलब यहाँ पे क्या बोला है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी, क्लियर, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम ये लिखें कि वाइटल कैपेसिटी होती क्या है। सो वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टीवी IRV ERV. Vital capacity is equal to tidal volume, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume. इन तीनों के सम को क्या बोला जाता है, इन तीनों के सम को बोला जाता है वाइटल कैपेसिटी। क्लियर, चलिए तो यहाँ पे टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम, तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू टीवी प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV, ये होती है टोटल लंग कैपेसिटी। क्लियर, थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टीवी। क्लियर, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टीवी, क्या ये है। नेक्स्ट, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब टोटल लंग कैपेसिटी में से क्या निकाल दिया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर, तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है ये हमें देखना है। तो डायरेक्टली आ जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी में से जब हम रेसिडुअल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, रेसिडुअल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे मतलब RV को निकाल देंगे। क्लियर, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी में से यहां पे अगर हम देखें, सो दिस इज वाइटल कैपेसिटी, दिस इज वाइटल कैपेसिटी, टीवी IRV ERV। क्लियर, अब अगर टोटल लंग कैपेसिटी में से हमने रिजर्व वॉल्यूम को निकाला, क्लियर, तो हमारे पास क्या बनेगी, वाइटल कैपेसिटी बन जाएगी। क्लियर, सो द करेक्ट आंसर इज टोटल लंग कैपेसिटी minus residual volume. So total lung capacity minus residual volume is equal to TV IRV ERV, that is vital capacity. क्या बनेगा ये, vital capacity बन जाएगा। Next question. Listed below are 4 respiratory capacities and 4 jumbled respiratory volumes of a normal human adult. Clear? यहाँ पे 2 कॉलम्स दिए हैं, एक में कैपेसिटी दे रखा है, क्लियर, एक में क्या दे रखा है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स दे रखा है ऑफ अ नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन। क्लियर, तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज एंड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स जो हैं उनको जंबल किया हुआ है। तो आपको करेक्ट मैच फाइंड करना है। मैच किस तरीके से फाइंड करना है इस बात को हम क्वेश्चन में समझेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम की जो रेंज है दैट इज 1200 ml, ये याद होनी चाहिए प्रॉपर, ये है 1200 ml। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी होती है 4500 ml टू 4800 ml, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 4500 ml वाइटल कैपेसिटी है, दैट इज द सम ऑफ टीवी ERV एंड IRV, तीनों के सम से बनती है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किस किस के कॉम्बिनेशन से बनता है, टीवी एंड, बेसिकली इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है दैट इज डायरेक्ट है, ये किसी के कॉम्बिनेशन से नहीं होता है, दिस इज नॉट अ कैपेसिटी, दिस इज वॉल्यूम। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू है 2500 to 3000 ml. So inspiratory reserve volume is 2500 to 3000 ml. Clear? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनती है किस किस के कॉम्बिनेशन से, ये बनती है टीवी एंड IRV के कॉम्बिनेशन से। तो टीवी को और IRV को जब कंबाइन किया तो यहाँ पे रेंज बनी 3500 ml। क्लियर, तो ये सारे वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज हमारे पास आ गए हैं। यहाँ पे 2 वॉल्यूम्स हैं और 2 कैपेसिटीज है। अब हमें ऑप्शन में फाइंड आउट करना है, ऑप्शन में हमें ढूंढना है
कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ टू कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम, इसमें से करेक्ट मैच कौन कर रहा है कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम से। अब ध्यान से समझिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, ए का मतलब दिस वन, रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम इज ए। क्या इसकी रेंज 4500 ml है? नहीं, रेसिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, दूसरे पे जाएंगे ही नहीं। फिर भी देख लेते हैं बी क्या है, बी वाइटल कैपेसिटी, रेंज क्या है 4500 ml, 3500 ml, ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी इज वाइटल कैपेसिटी 4500 ml, 4500 ml नहीं है, क्लियर। सी इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000, ये भी नहीं है, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड पे चलते हैं, सी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 तक है, यहाँ पे 1200 है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट वी स्विच टू ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 पे चलते हैं। हियर डी क्या है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी 3500, बिल्कुल ये 3500 है। फिर हम चलते हैं ए पे, ए रेसिडुअल वॉल्यूम 1200, ए इज रेसिडुअल वॉल्यूम कितना है 1200, सो ऑप्शन 4th इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 4th जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज ट्रू अबाउट आरबीसी इन ह्यूमंस, आरबीसी से रिलेटेड क्या सही बात बताई गई है। दे डू नॉट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड, they carry about 20 to 25% of carbon dioxide. They transport 99.5% of oxygen. They transport about 80% oxygen only, and the rest 20% of it is transported in dissolved state in blood plasma. Clear? तो यहाँ पे आपको दोनों बात याद होनी चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे 3 बातें, कि 7% प्लाज्मा के साथ, सेम बात रिपीट हो रही है यहाँ पे बार बार, 70% बाइकार्बोनेट एंड 23% हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। वहीं जब हम बात करें ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की, तो ऑक्सीजन जो है दैट इज 3% ट्रांसपोर्टेड बाय डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा एंड 97% इट इज ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, HB की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी करता है। तो यहाँ पे देखें आरबीसी, हीमोग्लोबिन का मतलब आरबीसी, नेचुरल से बात है, आरबीसी जो है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। तो दे डू नॉट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड, क्या आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता है? बिल्कुल करता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दे कैरी अबाउट 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही है, ये 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। दे ट्रांसपोर्ट 99.5% ऑफ ऑक्सीजन, नो, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कितना हो रहा है 97%, 99% नहीं हो रहा है। दे ट्रांसपोर्ट अबाउट 80% ऑक्सीजन, 80% ऑक्सीजन का तो कहीं रोल ही नहीं है कि भाई 80% जो ऑक्सीजन है वो आरबीसी ट्रांसपोर्ट करता है, 97% करता है एंड इट इज प्रॉपरली मेंशन्ड। सो हियर ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर कि भाई 23% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी की सहायता से ट्रांसपोर्ट की जाती है विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, टू फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर, दो दोस्त एक साथ खा रहे थे। ऑन अ डाइनिंग टेबल वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट कॉफिंग व्हाइल swallowing सम फूड, एक को एकदम से कफिंग होने लगती है while swallowing food, मतलब खाने को निगलते वक्त एकदम से कफिंग होने लगती है। द कफिंग वुड हैव बीन ड्यू टू इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ, अब ये कफिंग किसकी वजह से हुई, किसके इम्प्रॉपर मूवमेंट की वजह से हुई? एपिग्लॉटिस,
डायफ्राम, नेक एंड टंग। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, हमारे ये वाली जो ट्यूब है जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप, विंड पाइप के पीछे हमारी होती है फूड पाइप। तो मैं इस तरीके से बना रही हूँ, ये है मान लीजिए हमारी विंड पाइप, इसके ऊपर कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, क्लियर, और इसके पीछे मैंने बनाई फूड पाइप, क्लियर, जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। तो इट इज नोन एज ट्रैकिया, ट्रैकिया एंड दिस इज ईसोफेगस। अब क्या होता है, जैसे हम फूड को स्वॉलो करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ड्यूरिंग स्वॉलोइंग ये जो ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया के ऊपर एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर होता है, क्लियर, इस ट्रैकिया के ऊपर एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। तो सबसे पहले यहाँ पे दो बातें समझे, ये जो ट्रैकिया है इसकी ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लॉटिस, इसकी ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लॉटिस, और इसी के ऊपर एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं हम एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, क्लियर। अब बहुत ध्यान से समझना, जैसे ही हम कुछ निगलते हैं तो ये जो एपिग्लॉटिस है ग्लॉटिस को कवर करता है फॉर टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन द ट्रेकिया और इन द विंड पाइप। कि जो ईसोफेगस और जो बेसिकली अगर हम ट्रैकिया देखें तो बिल्कुल पास पास है, और इनके ऊपर जो कॉमन पैसेज है फेरिंग्स, तो जब हम निकलते हैं तो नेचुरली सबसे पहले एयर भी यहाँ पे आती है, फूड भी यहाँ पे आता है, क्लियर। तो फूड का जो पैसेज है वो अपना रास्ता ना बदले, वो प्रॉपरली ईसोफेगस में ही जाए, इसीलिए यहाँ पे ग्लॉटिस को कवर करने के लिए एपिग्लॉटिस होता है, ये ट्रैकिया को बंद कर लेता है, जिससे फूड पार्टिकल की एंट्री कहाँ नहीं होती है, ये नहीं होती है कहाँ पे, ट्रैकिया में या विंड पाइप में। सो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ किसका हुआ, एपिग्लॉटिस का, क्लियर। डायफ्राम, नेक एंड टंग का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर गिवन बिलो shows small parts of human lung, small part of human lung where exchange of gases takes place। इस फिगर में ह्यूमन के लंग का छोटा सा पार्ट या हिस्सा दिखाया गया है, क्लियर, जो कि गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन बिलो द वन पार्ट ए बी सी डी इज करेक्टली आइडेंटिफाइड अलॉन्ग विद इट्स फंक्शन। इसमें से कौन सा पार्ट करेक्टली मैच है उसके फंक्शन के साथ। तो जब भी बच्चों ऐसे क्वेश्चन आए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, आपको क्या करना है, फिगर है एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी के हर फिगर को ढंग से समझते हुए जाना, उसकी लेबलिंग अच्छी तरीके से समझनी है। तो सबसे पहले इसको हम लेबल कर लेते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले डी इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, डी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बी इज आरबीसी, बी इज रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या सेल्स। ए क्या है, ए है एल्वियोलाई की कैविटी, तो हम इसको बोलते हैं एल्वियोलर कैविटी, एल्वियोलर कैविटी। एंड सी इज ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी, क्लियर। अब हम ऑप्शंस देखते हैं और इस ऑप्शन में कौन सा करेक्टली मैच हो रहा है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले सी, आर्टीरियल कैपिलरी, कैपिलरी है। पासेस ऑक्सीजन टू टिश्यूज, नो, क्योंकि यहाँ पे टिश्यूज तो है नहीं, एक्सचेंज टिश्यू के साथ नहीं हो रहा। एल्वियोलाई में जो भी एक्सचेंज हो रहा है वो ब्लड के साथ हो रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा, दिस इज नॉट करेक्ट। ए पे चलते हैं, ए alveolar cavity, a alveolar cavity, main site of exchange of respiratory gases, yes it is a main site of exchange of respiratory gases, oxygen and carbon dioxide। but इसके साथ साथ हम बाकी दो ऑप्शंस को भी देखेंगे। D capillary wall, D क्या है, D यहाँ पे बताई गई है कैपिलरी वॉल, नो, D is the basement membrane, so this is also not correct। B रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, बिल्कुल रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मेनली ये मेनली कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, ऐसा भी नहीं है।
So this option is also wrong. So which is the correct one? A, alveolar cavity, main site of exchange of respiratory gases. So second option is the correct option. Next question, question number 10. A large proportion of oxygen is left unused in the human even after its uptake by the body tissue. Clear? So चार ऑप्शन है. Acts as a reserve during muscular exercise, raises the PCO2 of blood to 75 mm of Hg, is enough to keep oxyhemoglobin saturation at 96%, help in releasing more O2 to the epithelial tissue. तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है जो अनयूज रहता है ह्यूमंस में इवन आफ्टर अपटेक बाय द बॉडी टिश्यू के लेने के बाद भी वो कहाँ पे काम आता है? वो एक रिजर्व की तरह रहता है और ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज काम में आता है. तो 1 इसका करेक्ट आंसर है. 2, 3, 4 क्यों नहीं हो सकते उसको भी हम देखते हैं. पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी 75 mm ऑफ Hg नहीं हो सकता. is enough to keep oxyhemoglobin saturation 96% तक नहीं हो सकता. saturation मैक्सिमम 95 तक रहता है. help in releasing more O2 to the epithelial tissue, ऐसा भी नहीं है कि epithelial tissue को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी. तो ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं. क्लियर? सो द करेक्ट इज एक्ट्स एज अ रिजर्व की तरह रहता है ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज. मस्कुलर एक्सरसाइज में जो हमारी बॉडी की मसल की ऑक्सीजन डिमांड होती है वो ज्यादा हो जाती है, तो इसीलिए वो रिजर्व की तरह काम करता है. bulk of carbon dioxide released from tissues into the blood is present as. bulk of carbon dioxide किस तरीके से प्रेजेंट होती है? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, bicarbonate in blood plasma and RBCs, free carbon dioxide in blood plasma, 70% carbamino hemoglobin and 30% as bicarbonate. So carbamino hemoglobin bulk में नहीं होती, केवल 23% होती है. बाइकार्बोनेट इन ब्लड 70% होती है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ब्लड में, एंड आरबीसी में 23%. तो यहाँ पे मैक्सिमम पोर्शन कार्बन डाइऑक्साइड का ऑप्शन 2 में आ रहा है. अब देखते हैं 3 और 4 क्यों नहीं हो सकते. फ्री कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है तो वो बहुत ही कम होती है 7%. सो दिस इज इनकरेक्ट. 70% कभी भी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की तरह नहीं होगी या कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के साथ नहीं ट्रांसपोर्ट होगी. सो दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर. Next question number 12. Which of the following is a correct statement for respiration in humans? इनमें से कौन सा statement correct है? Clear? Workers in grinding and stone baking industries may suffer from lung fibrosis. About 90% of the carbon dioxide is carried by hemoglobin as carbaminohemoglobin. Cigarette smoking may lead to inflammation of bronchi. Neural signals from pneumotactic center in pons region of the brain can increases the duration of inspiration. तो सबसे पहले करेक्ट सेंटेंस हमें ढूंढना है with respect to respiration in humans. Workers in grinding and stone breaking industry, जो ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको लंग फाइब्रोसिस होता है, बिल्कुल होता है. एंड इट इज अ काइंड ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर. इट इज अ ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है. तो फर्स्ट इज करेक्ट. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्यों नहीं हो सकता ये भी देखते हैं. अबाउट 90% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन. नो, 23% ओनली. सिगरेट स्मोकिंग से ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन होता है, नहीं होता. सिगरेट स्मोकिंग से एम्फाइसिमा होता है, सो ये भी नहीं हो सकता. न्यूरल सिग्नल जो न्यूमोटैक्टिक सेंटर है पॉन्स में वो इंक्रीज करता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन. नो, इट डिक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन. तो ये वाला ऑप्शन भी
नहीं हो सकता। जो पत्थर तोड़ने का काम करते हैं उन लोगों को लंग फाइब्रोसिस होता है। जो कॉटन इंडस्ट्री में काम करते हैं या कॉटन के साथ जिनका काम बहुत ज़्यादा है, तो इनहालेशन में जो कॉटन फाइबर्स जाते हैं उससे भी फाइब्रोसिस होता है। उसी तरीके से ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर में एस्बेस्टोसिस होता है, जो एस्बेस्टोस फाइबर्स की वजह से होता है। सिलिकोसिस होता है, जो होता है सिलिका डस्ट की वजह से। सो ये सभी के सभी हैं ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, people who have migrated from plains to an area adjoining Rohtang Pass about 6 months back. अब इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है? Suffer from altitude sickness with symptom like nausea, fatigue, etc. Have the usual RBC count and their hemoglobin has a very high binding affinity with oxygen or to oxygen. Have more RBC and their hemoglobin has a lower binding affinity to oxygen, are not physically fit to play games like football. So people who have migrated from the plains to an area adjoining Rohtang Pass. Clear? Plain से लोग गए कहाँ पे? हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पे, मतलब रोहतांग पास जो है वो हाइट पे गए। अबाउट 6 months बैक, 6 महीने बाद क्या होगा? तो यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो नेचुरल सी बात है, एल्टीट्यूड सिकनेस कब होगी? इंसान को जब वो एकदम से जाएगा तब एल्टीट्यूड सिकनेस होती है। तो जब भी हम किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो वहाँ पे एल्टीट्यूड सिकनेस होती है। सिम्टम्स लाइक नोजिया एंड ये सारी चीज़ें कॉमन। बट यहाँ पे क्या पूछा है? रोहतांग पास अबाउट 6 months बैक। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा? हैव यूजुअल आरबीसी काउंट? नहीं, आरबीसी काउंट यूजुअल नहीं हो सकता। हीमोग्लोबिन हैज वेरी हाई बाइंडिंग एफिनिटी, हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा नहीं हो सकती। फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं। आरबीसी ज़्यादा होगी, बिल्कुल होगी। आरबीसी काउंट ज़्यादा होगा और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की जो एफिनिटी है वो कम होगी। सो हीमोग्लोबिन हैज लोअर बाइंडिंग एफिनिटी विद और टू ऑक्सीजन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। एक बार ऑप्शन 4 को भी देखते हैं। आर नॉट फिजिकली फिट टू प्ले गेम्स लाइक फुटबॉल। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ आर रॉन्ग। सेकेंड विल बी द करेक्ट। आरबीसी ज्यादा होगा और हीमोग्लोबिन की लोअर एफिनिटी होगी ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने की। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. The figure shown a diagrammatic view of human respiratory system with labels A, B, C and D. Select the options which gives correct identification and main function or characteristic. तो A, B, C, D में से आपको फंक्शन प्रॉपर बताना है कौन सा है। तो जब भी एनसीईआरटी का फिगर दिया जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेबलिंग कहाँ पे कौन सी है। तो सबसे पहले हम ए को मार्क कर देते हैं। ए इज ट्रेकिया, ए इज ट्रेकिया। बी इज प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन। क्लियर? प्लूरल मेम्ब्रेन है। सी एल्वियोलाई है, सी एल्वियोलाई है। एंड डी इज डायफ्राम। डी क्या है? डायफ्राम। क्लियर? चलिए अब देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन क्या समझाते हैं। डी लोअर एंड ऑफ लंग्स। क्या डी लोअर एंड ऑफ लंग्स है? नो, ये डायफ्राम है। सो दिस इज नॉट करेक्ट। ए ट्रैकिया है, बिल्कुल ए तो ट्रैकिया है। लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। एक लंबी सी ट्यूब है, क्या इस पे कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं? नहीं, ट्रेकिया पे सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होती हैं जो ट्रेकिया को आगे से कवर करती है, पीछे से नहीं। वेंट्रल पे होती है, डॉर्सल पे नहीं होती है। तो ये भी नहीं हो सकता। बी प्लूरल मेम्ब्रेन, बी प्लूरल मेम्ब्रेन है। सराउंड रिब्स ऑन बोथ साइड टू प्रोवाइड कुशन अगेंस्ट रबिंग। नो, ये रिब्स के को सराउंड नहीं करती हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ पे। सी एल्वियोलाई, बिल्कुल सी एल्वियोलाई हैं।
thin walled vascular bag like structure for exchange of gases. Yes, alveoli are the vascularized bag. Clear? It helps in exchange of gases. Gases exchange में मदद करते हैं. मेन साइट है किसकी? रेस्पिरेशन की या गैसेस एक्सचेंज की मेन साइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. Approximately 70% of carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to the lungs. 70% मतलब मैक्सिमम किससे होती है? इसका हम जिक्र 2-3 बार पहले भी कर चुके हैं. तो 70% होती है बाय कार्बोनेट से. बाय कार्बोनेट से तो ये बाइकार्बोनेट आयन 70% होती है. बट बाकी 3 ऑप्शन भी देखने जरूरी हैं. In the form of dissolved gas molecule? No. By binding to RBC? 70% तो नहीं होती, केवल 23% होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत है. As कार्बामिनोहीमोग्लोबिन ये 23% होती है, तो ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं. ऑप्शन 1 is the correct answer. Next question. When you hold your breath, which of the following gas exchange in blood would first lead to urge to breathe? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. जब भी आप अपनी सांस रोकते हैं, क्लियर, तो सांस लेने के लिए आपको कौन प्रेरित करता है? इन द ब्लड विच फर्स्ट लीड टू द अर्ज ऑफ ब्रेथ और ब्रीदिंग. बहुत ध्यान से समझना है इसको. जब भी हम एकदम से सांस पूरा भर के रखते हैं, मतलब हमने क्या किया, बिल्कुल होल्ड कर ली अपनी ब्रीथ को, अपनी सांस हमने रोक ली. तो जब हमने अपनी सांस रोक ली, बहुत ध्यान से समझना, तो क्या होगा? तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा. क्लियर? जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता है, तो ध्यान क्या रखना है हमें? H पॉजिटिव आयंस इंक्रीज होंगे, ज्यादा होंगे. तो इसकी वजह से क्या होगा? pH चेंज होगा, pH बदलेगा. और ये जो बदलता हुआ pH है, इसको डिटेक्ट करने के लिए कौन है हमारे ब्लड में, या इनको डिटेक्ट करने के लिए कौन है हमारी बॉडी में, कि डिटेक्ट कर लेंगे कि भाई ब्लड में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है या ब्लड का pH बदल रहा है. तो यहाँ पे है कीमोरिसेप्टर्स. कीमोरिसेप्टर्स इसको समझ जाएंगे, और कीमोरिसेप्टर्स जैसे इसको समझेंगे, वो तुरंत रेस्पिरेटरी सेंटर्स को बताएंगे ब्रेन में जाके. जैसे ही रेस्पिरेटरी सेंटर को बताया जाएगा, तो जो आपकी होल्ड ब्रेथ है, जो आपने सांस रोक रखी है, वो आप बिल्कुल छोड़ेंगे और जल्दी से सांस लेने की कोशिश करेंगे. ऑलराइट, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ध्यान से समझे. रेजिंग कार्बन डाई कॉन्सेंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ना बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ेगी. फिर भी दूसरा देखते हैं, फॉलिंग CO2 नहीं हो सकता. रेजिंग CO2 एंड फॉलिंग O2 कॉन्सेंट्रेशन, फॉलिंग O2 कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा. क्लियर? तो ये भी आपको ध्यान रखना है. फॉलिंग O2 कॉन्सेंट्रेशन ये भी नहीं होगा. तो आपको क्या ध्यान रखना है? केवल CO2 पे फोकस करना है कि CO2 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सांस लेने के लिए प्रेरित करती है. अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मली भी ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, तो हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे सांस रोकने की कंडीशन में क्या हो सकता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन टू द लंग्स, allergic reaction of the mast cell in the lungs, inflammation of the trachea, accumulation of fluid in the lungs. एस्थमा जो है बेसिकली उसमें एग्जैक्टली होता क्या है, उसमें म्यूकस ज़्यादा बनता है. क्लियर? और म्यूकस के ज़्यादा बनने से क्या हो रहा है, जो हमारे रेस्पिरेटरी पैसेजेस हैं, जो एयरवेज हैं, उनका कंजेशन हो जाता है. क्लियर? तो एक इंसान ढंग से सांस नहीं ले पाता, साथ ही साथ देयर इज विजिंग. विजिंग का मतलब क्या है? सीटी जैसी आवाज आती है, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स. ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लेमेशन की वजह से एकदम सांस जब लेता है इंसान, तो सीटी जैसी आवाज आती है. क्लियर? अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मस्ट सेल्स होती हैं, मस्ट सेल्स
हिस्टामिन रिलीज करती हैं। इसका मतलब किसके रिस्पॉन्स में ये काम हो रहा है? एलर्जी के रिस्पॉन्स में ये काम हो रहा है। सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अस्थमा नहीं है। एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मसल इन द लंग्स, बिल्कुल, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। दिस इज नॉट इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्रेकिया, ये ट्रेकिया का इन्फ्लेमेशन नहीं है। एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स, नो। क्लियर? तो यहाँ पे म्यूकस के ज्यादा बनने की वजह से होता है और मेनली किसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से? ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स के इन्फ्लेमेशन की वजह से। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ लंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। PO2 की बात हो रही है, PO2 की बात हो रही है कहां पे? इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, लंग के एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैसा होता है? लेस देन दैट ऑफ ब्लड, ब्लड से कम। लेस देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से कम। इक्वल, ब्लड के इक्वल, या मोर देन दैट इन द ब्लड, या ब्लड से ज्यादा। अब ध्यान से समझना, मान लीजिए ये एल्वियोलाई है और ये ब्लड है, इसी तरीके का डायग्राम दिया हुआ है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कितना है? 159। हमने सांस लिया, सांस लेने पे एल्वियोलाई में आया ऑक्सीजन, सो एल्वियोलाई में जो पार्शियल प्रेशर होगा दैट इज 104 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। क्लियर? अब एल्वियोलाई से जब ये ब्लड में जाएगा ऑक्सीजन, तो ब्लड में ये हो जाएगा 95 mm ऑफ Hg। क्लियर? तो कहां पे ज्यादा है? एल्वियोलाई में ज्यादा है। किससे ज्यादा है? ब्लड से ज्यादा है। तो करेक्ट आंसर क्या है? मोर देन दैट इन द ब्लड। एल्वियोलाई में ब्लड से ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है कंपैरेटिवली। नेक्स्ट, lungs do not collapse between breaths and some air always remain in the lungs which can never be expelled because there is a positive intrapulmonary pressure. Pressure in the lungs is higher than that of atmospheric pressure. There is negative pressure in the lungs and there is negative intrapleural pressure pulling at the lung वॉल। तो हमेशा ध्यान रखना, जब हम सांस लेते हैं, जब हम इनहेल करते हैं, उसका कारण क्या है? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे कम होता है हमारे लंग के अंदर का प्रेशर। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम है, तो अगर प्रेशर कम है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर। क्लियर? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होना मतलब नेगेटिव प्रेशर होना, इस बात को ध्यान रखना। और यही वजह है जिसकी वजह से हमारे लंग्स में एयर आती है। So there is positive intrapulmonary pressure? No. The pressure in the lungs is higher than that of atmospheric pressure? No. ये भी नहीं होता है। There is negative pressure in the lungs. यहाँ पे नेगेटिव, लंग्स का नेगेटिव प्रेशर नहीं है, लंग्स के अंदर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर within the lungs, that pressure is negative. This is also not a correct option. There is negative intrapulmonary pressure. इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मतलब लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है, दैट इज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर विद इन द लंग्स, दैट इज नेगेटिव, पुलिंग एट द लंग वॉल। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Lungs are made up of air-filled sacs, the alveoli. They do not collapse even after forceful expiration. Lungs are made up of air-filled sacs, the alveoli. लंग हमारे बने हैं alveoli से, ये कोलैप्स नहीं होती, ये सिकुड़ती नहीं है। आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन हम कितना भी सांस छोड़ लें, ये कोलैप्स नहीं होती, सिकुड़ती नहीं है। क्या रीजन है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। सो इसका करेक्ट आंसर है बिकॉज ऑफ द रेसिडुअल वॉल्यूम। It is the volume of air that remains in the lungs after forceful expiration. ये हमेशा लंग्स में रहती है और इसी वजह से हमारी एल्वियोलाइज कोलैप्स नहीं होती, जिसको हम बोलते हैं RV. ऑलराइट, सो बाकी तीन ऑप्शन इनकरेक्ट है। ये डायरेक्ट पूरा का पूरा RV की डेफिनेशन है, ये मान लीजिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली प्रेजेंट द लंग कंडीशन एस्थमा एंड एम्फाइसीमा respectively.
एस्थमा एंड एम्फाइसीमा को कौन सी चीजें रिप्रेजेंट कर रही हैं, ध्यान से समझना है। एस्थमा, एस्थमा अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि एस्थमा होता है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स के इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, एयरवेज जो हैं वो उनमें कंजंक्शन हो जाता है, म्यूकस ज़्यादा बनता है, सीटी जैसी आवाज़ आती है। क्लियर, तो ये अस्थमा है। एम्फाइसीमा में क्या होता है, जो एल्वियोलाई वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है, एल्वियोलाई वॉल डैमेज हो जाती है बिकॉज ऑफ द सिगरेट स्मोकिंग। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट मैच कर रहा है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स, डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस, इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रोंकियोल्स, ये तो हो ही नहीं सकता। इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस, कभी भी एस्थमा से रेस्पिरेटरी सरफेस इंक्रीज नहीं हो रहा। यहाँ पे दो चीजें पैरेलली चल रही हैं, ध्यान रखना। ये जो पहला है कॉमा से पहला वाला वो एस्थमा के लिए और कॉमा से बाद वाला एम्फाइसीमा के लिए है, ठीक है। एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स नहीं हो सकता। डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, एस्थमा का रेस्पिरेटरी सरफेस से कोई लेना देना नहीं है। एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स, एम्फाइसीमा में ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स फॉर द एस्थमा, एंड because of the emphysema the alveolar wall get damaged, alveolar wall जो है वो डैमेज हो जाती है और इसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो कम हो जाता है, रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द आइटम्स गिवन कॉलम विद दोज इन कॉलम 2, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। ये आसान सा क्वेश्चन है, केवल यहाँ पे आपको वैल्यूज अगर याद हैं तो आप इसको डायरेक्टली मैच कर लेंगे। सबसे पहला है टाइडल वॉल्यूम 500 ml, सो ए का थर्ड 500 ml, 500 to 550 ml, that is also correct. Inspiratory reserve volume 2500 ml to 3000 ml, 2500 ml to 3000 ml. So here B first. Expiratory reserve volume, expiratory reserve volume, तो expiratory reserve volume जो है that is 1000 to 1100, 1000 to 1100 ml. Fourth option, and residual volume 1100 to 1200 ml, 1100 to 1200 ml. सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं। अगर आपको वैल्यूज याद हैं तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ए का थर्ड दो ऑप्शन में है, बी फर्स्ट एंड सी फोर्थ, सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये अभी अभी मैंने आपको बताया था। एंथ्रैक्स नो, बोटुलिज्म नो, सिलिकोसिस यस, फाइब्रोसिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, ये सभी के सभी ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर हैं। एम्फाइसीमा इज नॉट एन ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। ऑलराइट, नेक्स्ट, tidal volume and expiratory reserve volume of athlete is 500 and 1000 ml। मतलब आपको दिया हुआ है टीवी that is 500 ml, आपको दिया हुआ है expiratory reserve volume that is ERV 1000 ml, और आपसे पूछा जा रहा है expiratory capacity। सो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है, टीवी प्लस ERV। क्लियर, चलिए, इफ द रेसिडुअल वॉल्यूम इज 1200, तो रेसिडुअल वॉल्यूम जो है यहाँ पे दिया हुआ है 1200 ml। क्लियर, अब ध्यान से एक बात समझना, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में जिन चीजों की जरूरत है वो यहाँ पे है, तो रेसिडुअल वॉल्यूम यहाँ पे क्यों दिया गया है, रेसिडुअल वॉल्यूम आपको दिया है कंफ्यूज करने के लिए। क्लियर, तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, केवल आपको इन दोनों को ऐड करना है। सो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज 1500 ml, 1500 ml। यहाँ पे ये आपको कंफ्यूज करने के लिए डेटा दिया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। एक्सपिरेशन अकर ड्यू टू
ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, intrapulmonary pressure is lower than that of pressure during inspiration. Intrapulmonary pressure is lower than the atmospheric pressure during inspiration. Inspiration occurs when atmospheric pressure is less than intrapulmonary pressure. Expiration is initiated due to contraction of diaphragm. तो ध्यान रखना जब हम बात करते हैं इन सारी चीजों की, तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक्सपीरेशन, जब आप सांस छोड़ते हैं तो वहां पे क्या एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल इन्वॉल्व है? नहीं। यहाँ पे आपसे फोर्सफुल नहीं पूछा गया है, आपसे यहाँ पे फोर्सफुल नहीं पूछा गया है, आपसे नॉर्मल एक्सपीरेशन पूछा गया फर्स्ट वाले में। तो जब नॉर्मल आप इनहेल करते हैं तो नॉर्मल इनहेलेशन में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्लियर? एक्सपीरेशन में इसका कोई रोल नहीं है। दिस इज इनकरेक्ट। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। यस, ये होता है कि विद इन द लंग्स जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। फिर भी हम बाकी दो ऑप्शंस देखेंगे। इंस्पिरेशन ऑकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस। नो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस होगा तो इंस्पिरेशन कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता ये। एक्सपिरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। नो, एक्सपिरेशन में तो डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाता है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपीरेशन इज नोन एज। डायरेक्ट डेफिनेशन है एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वाइटल कैपेसिटी। ये किसकी डेफिनेशन है? वाइटल कैपेसिटी। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपीरेशन। आपने जोर से सांस छोड़ा, एक्सेल किया, एक्सपीरेशन किया और जितनी हो सकती थी उतनी एयर अपने लंग्स में भर ली। दैट इज वाइटल कैपेसिटी। यही क्या है? वाइटल कैपेसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है? सो लो partial pressure of carbon dioxide in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin. Binding of oxygen with hemoglobin is mainly related to the partial pressure of oxygen. Partial pressure of carbon dioxide can interfere with oxygen binding with hemoglobin. Higher H positive concentration in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin. तो सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में कम होगा, फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बिल्कुल सही है भाई। PCO2 कम होगा, इसका मतलब PO2 ज्यादा है। क्लियर? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, ये सही है। बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड विद द पार्शियल प्रेशर। बिल्कुल सही है। PO2 अगर ज्यादा होगा तो नेचुरल सी बात है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करेंगे, ये भी सही है। Partial pressure of carbon dioxide can interfere with oxygen binding with hemoglobin. नेचुरल सी बात है, जब partial pressure of carbon dioxide ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ कम होगी। तो ये तीनों सेंटेंस तो करेक्ट हैं। अब इसमें क्या पूछा है? रॉन्ग स्टेटमेंट। सो दिस इज द रॉन्ग, क्योंकि यही बचा है। अब देख लेते हैं कैसे। हायर H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इन एल्वियोलाइज फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा है। सो दिस विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट और द राइट आंसर। Alright, so identify the wrong statement with reference to the transportation of oxygen. Higher H positive concentration in alveoli favor the formation of oxyhemoglobin. Alright, next हम बात करते हैं, select the correct event that occurred during inspiration. During inspiration में कौन कौन से event हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम बिल्कुल होता है। डायफ्राम नॉर्मली डोम शेप होता है, जैसे ही हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ये दोनों चीजें होती है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सटर्नल का। इंस्पिरेशन में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का।
पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेज, नो। मतलब क्या लंग का वॉल्यूम डिक्रीज होता है? नो, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेज, ये ऑप्शन नहीं है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस, जब आप इनहेल करते हैं तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कम होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? ए एंड बी, सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the favorable condition required for the formation of oxyhemoglobin at the alveoli। alveoli पे, ये alveoli लेवल है, ये ब्लड है, तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि alveoli लेवल पे, क्लियर, ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या फैक्टर जिम्मेदार हैं? तो ये सारे ऑप्शन है। लो PO2, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ही कम होगा तो कैसे बनेगा ऑक्सीहीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स? ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हाई PO2 बिल्कुल होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होना चाहिए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होना चाहिए, बिल्कुल यहां दिख रहा है कम है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है तो H पॉजिटिव आयंस भी कम होंगे, बिल्कुल होंगे, टेम्परेचर भी कम होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बाकी देख लेते हैं। हाई PO2, बिल्कुल हाई PO2 होगा तभी तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो यहाँ पे CO2 तो कम होना चाहिए, यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। लो PO2 होगा तो कैसे बनेगा ऑक्सीहीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स? सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वियोलाई साइट। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे केवल आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। एल्वियोलाई है और ये है ब्लड, क्लियर। हमें ये पता है कि एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है भाई? यहाँ पे 0.3 है और यहाँ पे 159 mm ऑफ Hg है। जब इनहेल करेंगे हम तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होगा दैट इज 104 mm ऑफ Hg, या 5 भी हो सकता है, क्लियर। 5 एंड 4 डेटा सेम है, 4 वैल्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है तो हम यही लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, तो नेचुरल सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे टिश्यूज से आ रही है, टिश्यूज ने जो कार्बन डाइऑक्साइड दी है वो आ रही है, तो यहाँ पे 45, तो यहाँ तक आते आते भी 45, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 45 mm ऑफ Hg। तो हम ऑप्शंस में देख लेते हैं। 159 नहीं है ये वाला ऑप्शन, 104 एंड 40, क्लियर। PO2 40 and PCO2 45, PO2 95 and PCO2 40। तो यहाँ पे पूछा कहाँ है वहां देख लेते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वियोलाई, एल्वियोलाई स्टेज पे पूछा। अब एक बात यहाँ ध्यान रखनी है आपको, हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मैंने जो लिखा है, ये लिखा है टिश्यूज से जो जनरेटेड है, टिश्यूज से जो जनरेटेड है, बट यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर हम कार्बन डाइऑक्साइड का देखेंगे दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 40 mm ऑफ Hg, क्लियर। कितना है? 40 mm ऑफ Hg। तो करेक्ट ऑप्शन कितना है, कौन सा है? दिस वन, 104 एंड 40 mm ऑफ Hg, क्लियर। कहाँ पे? एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई साइट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not the function of conducting part of respiratory system? रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, एक होता है कंडक्टिंग पार्ट और एक होता है एक्सचेंज पार्ट या एक्सचेंज जोन, कंडक्टिंग जोन एंड एक्सचेंज जोन। अब कंडक्टिंग क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, इन बातों को समझेंगे। जब हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब यहाँ पे नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेजेस, फेरिंग्स, ट्रेकिया, क्लियर, यहाँ तक की बात करते हैं, ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद में ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, यहाँ तक हम बात करते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो है कंडक्टिंग जोन है। एल्वियोलाई के पास आता है तो वो एक्सचेंज जोन में कन्वर्ट हो जाता है। सो इट ह्यूमिडिफाइज द इनहेल्ड एयर, बिल्कुल करता है ह्यूमिडिफाइज इनहेल्ड एयर को, ये सही है। टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू बॉडी टेम्परेचर, बिल्कुल। जो बाहर से आने वाली हवा है अगर वो ठंडी है तो बॉडी के कंपैटिबल लेके आता है, गर्म है तो भी बॉडी के कंपैटिबल लेके आता है, सो ये भी सही है। प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, नो।
ये काम है एक्सचेंज जोन का। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, इट क्लियर्स इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। बिल्कुल, जो भी एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसमें अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स हैं तो उनको खत्म करता है, प्यूरिफाई करता है एयर की। तो यहाँ पे ये तीन जो फंक्शंस हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ये कंडक्टिंग जोन या कंडक्टिंग पार्ट के फंक्शन है। रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज जोन का क्या फंक्शन है? डिफ्यूजन करना। तो यहाँ पे थर्ड वन इज द करेक्ट answer. Clear? Next question. Under normal physiological condition in human beings, every 100 ml of oxygenated blood can deliver dash ml of O2 to the tissue. ये direct question है कि भाई 100 ml blood का कितना ऑक्सीजन पहुंचाता है टिश्यूज तक? 5 ml पहुंचाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि 100 ml of blood deliver or carry dash ml of oxygen, कितना ml of oxygen को कैरी करता है? So it carries 20 ml of oxygen. तो दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि भाई 100 ml of blood में 20 ml of oxygen होता है और 100 ml of blood 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टिश्यूज तक पहुंचाता है। क्लियर? दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज में डिफरेंस है, इस डिफरेंस को ढंग से समझते हुए करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल लंग कैपेसिटी TLC इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lungs at the end of forced inspiration. This include टोटल लंग कैपेसिटी, मतलब जितनी भी एयर आपके लंग के अंदर भर सकती है, अकोमोडेट हो सकती है, दैट इज योर टोटल लंग कैपेसिटी। सो इसमें सारी वैल्यूज आ जाएंगी। कौन कौन सी वैल्यूज? बेसिकली वॉल्यूम्स हमने पढ़े हैं, वॉल्यूम्स पढ़े हैं, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। तो चारों को अगर टोटल करते हैं तो TLC आ जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं RVIC इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी एंड ERV, ये नहीं है, गलत है। RV, ERV, IC, EC, ये भी नहीं है। आगे देखते हैं, RV, ERV, VC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ये भी नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन तो नहीं है। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे की, रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन सबको टोटल करते हैं तो आ जाती है टोटल लंग कैपेसिटी। सो RV, ERV, IRV एंड TV, सबको मिला दिया तो बन गई टोटल लंग कैपेसिटी। कितनी होती है? 6000 ml। टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है? 6000 ml। All right, so this is all about the PYQs from the year 2006 to the year 2022. All right.